जो भी बच्चे 2026 में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना शुरू कर रहे हैं या ग्रामर कोर्स करना शुरू कर रहे हैं, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि बहुत सारी चीजें हैं। ये सोचकर टाल देना कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने देखा है, ये तो मैं जानता हूं, इससे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है, इससे सेंटेंस मेकिंग नहीं सुधरती है। आप देखोगे इस चार्ट को तो आपको लगेगा कि अरे आई, मी, माई सेल्फ, माई माइंड, ये तो सब मैंने बचपन से देखा हुआ है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जनरेट करता हूं, आप इसको माइंड में बिल्कुल सोचिए, क्या आपको ये पता है? अगर ये पता है तो फिर शायद आपको ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लेसन को, लेकिन नहीं तो ये जो नॉलेज है इससे रिलेटेड, वो आपकी इंग्लिश को जो बूस्ट करेगी और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जनरेट करेगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो यहां पर लिखा है आई और मी। क्या हम जानते हैं, क्या आप जानते हो कि आई और मी का डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली अगर बताना पड़े कि मी का यूज कब करना होता है और आई का यूज कब करना होता है तो बता पाएंगे। दूसरा, इंग्लिश बोल लेते हो या समझ लेते हो, क्या आप ये सेल्फ वाला केस यूज करते हो अपनी स्पीकिंग में? क्या ये यूज में आता है? अगर आपका जवाब नो है तो फिर क्यों नहीं आता है वो आपको इस वीडियो लेसन में पता चलेगा, और क्यों करना चाहिए ये भी पता चलेगा। अब यहां पर लिखा है मेरा की इंग्लिश माई भी होती है, माइन भी होती है। हो सकता है कि आपको माई और माइन में थोड़ा सा पता हो, क्यों? क्योंकि बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं, पर ये बहुत सारे यहां पर हैं। क्या ये सब आते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा जो बिगिनर है स्पेशली, उसको इन दोनों के यूज ही नहीं आते हैं, वो सेंटेंस ही मेक नहीं कर पाते हैं कि वो बना सकें। तो आप पहले तो ये समझ जाओ कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी का। अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग किया तो ट्रस्ट में आपकी इंग्लिश में ऑटोमेटिक कई सारे इंप्रूवमेंट खुद ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से यूज कर पाओगे। यहां पर देखो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव केस या पजेसिव प्रोनाउन केस, ये पहला काम आपको ये चार्ट, ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये कहना काफी नहीं है कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैंने देखा है, ये समाधान नहीं है इंग्लिश को इंप्रूव करने का और इंग्लिश को बढ़िया बनाने का। ये समाधान नहीं है। आपको सीधा कहना है, आप कहोगे तो मैं अभी अभी के अभी ये लिखकर दिखा सकता हूं। आप में अंदर इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। अब देखो, अब हम करते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर। कैसे क्लियर करेंगे ये समझना है हमें। अब इसमें होता क्या है, पर्सन। पर्सन तो हर बच्चे ने सुना होगा, पर्सन होते हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई होता है। आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी मीन्स क्या होता है? हम। आई मीन्स मैं मीन्स अकेला, एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं आई। ठीक, ये पुरुष और स्त्री सब कर सकते हैं। वी मीन्स होता है हम। इसका मीनिंग है कम से कम दो लोग चाहिए वी बोलने के लिए। कम से कम दो लोग चाहिए, और दो से अधिक कितने भी हों हम क्या बोल देंगे? वी बोल देंगे। वी मीन्स हम, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। यू, इंग्लिश में यू दो होते हैं। एक यू सिंगुलर होता है कि आपके सामने एक व्यक्ति है तो आप उसे कहते हो यू। एक दूसरा केस क्या होगा कि आपके सामने दो या दो से अधिक लोग होंगे, उनके लिए भी आएगा यू। तो आप सोचोगे तो फिर अलग अलग बता क्यों रहे हो, बात तो एक ही है। अभी आपको इसमें पता चलेगा कि ये जानना जरूरी क्यों है। अगर ये नहीं जानते हो तो एक बड़ी मिस्टेक होगी आपसे। चलो आगे समझेंगे अभी इस बात को। आगे देखो, ये हो गया फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन हो गया यू एंड यू। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है? एक होता है ही मतलब एक पुरुष। ही मतलब एक पुरुष। शी मतलब एक स्त्री। एक फीमेल को बोलते हैं शी। सिंगुलर के लिए बोलते हैं, सिंगुलर के लिए बोलेंगे शी और सिंगुलर के लिए बोलेंगे ही। इट बोलते हैं जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, जब डिटेल में इट पढ़ेंगे तो और भी बताएंगे। फिलहाल अभी जान लो वस्तुओं के लिए क्या लगाने वाले हम? इट, लेकिन एक वस्तु के लिए। इसके बाद आता है दे। दे मीन्स होता है वे। दे बोलने के लिए कम से कम कितने? प्लूरल होने के लिए दो चाहिए। प्लूरल होने के लिए कितने चाहिए? दो चाहिए। अब दो से अधिक भी हैं तब भी क्या बोला जाएगा? दे ही बोला जाएगा। अब आप पहली चीज यहां से समझ लो कि आई मीन्स मैं, एक व्यक्ति, वी मीन्स हम, कम से कम दो या दो से अधिक, यू मीन्स एक सिंगुलर, एक व्यक्ति के लिए होता है यू, और एक होता है दो या दो से अधिक के लिए। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, और ये रहे सारे थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या है? ही, शी, इट और दे। एक बात को जरा गौर करना,
जो गौर करना बहुत जरूरी है। हर पर्सन की एक खास बात है। एक दिया है एक व्यक्ति के लिए और उसका प्लूरल दे रखा है। आई का प्लूरल होता है वी। अगर आप अकेले हो तो बोलोगे आई, अगर मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स भी खड़े हैं तो हम बोलेंगे वी। इधर देखो, अगर सामने हमारे कोई एक व्यक्ति है तो यू बोलेंगे, लेकिन एक से अधिक हो गए तो यू का प्लूरल भी क्या होता है, यू। अब इसको समझो, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार अगर अच्छे से समझ गया आ गया तो बस आपकी नैया पार हो जाएगी। ही मतलब एक व्यक्ति, ही मतलब एक व्यक्ति, शी मतलब एक व्यक्ति लेकिन स्त्री, इट मतलब एक वस्तु, और इसी में थर्ड पर्सन में दिया गया है प्लूरल। इसको थोड़ा सा समझना। यहां पर मैं बताना क्या चाहता हूं, एक लड़का है तो क्या बोलोगे ही। अगर लड़के यहां पर दो हो जाएं तो दो हो गए मतलब प्लूरल हो गए, तो ही का प्लूरल होता है दे। ही का प्लूरल होता है दो। मतलब कि अगर पुरुष एक है तो ही, और एक से अधिक है, दो हैं, दो से ज्यादा हैं तो क्या बोलेंगे, दे। उसी तरह से शी मतलब वह एक स्त्री। अगर स्त्री दो या दो से अधिक हो जाएं तो शी का प्लूरल क्या होता है, दे। ध्यान रखना, बहुत सारी लड़कियां होंगी तब भी क्या बोलेंगे, दे। उसी तरह से अगर नॉन लिविंग कोई वस्तु है, इट मींस यह एक के लिए। अगर लैपटॉप यहां पर एक दूसरा भी लैपटॉप यहां पर आ जाए, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। कहने का मतलब हर पर्सन की खास बात। एक दिया गया है एक व्यक्ति के लिए, दूसरा प्लूरल है। एक है एक व्यक्ति के लिए, दूसरा है प्लूरल। इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। इन तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। इन सब को मिलाकर भी हम क्या कह सकते हैं, दे, थर्ड पर्सन। ये ध्यान रखना बहुत काम की चीज है। अब आगे चलते हैं। समझना ये है, जैसे ही इज अ बॉय, एक लड़के के लिए मैंने क्या लगाया, ही इज अ बॉय। इसके लिए अलग बोलेंगे तो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब इसको देखो, एक लड़की के लिए क्या बोला मैंने, शी इज अ गर्ल, एक लड़की के लिए। और इसके लिए अलग बोलेंगे तो फिर सेम सेंटेंस हो जाएगा, इसके लिए अलग भी यही हो जाएगा। अब इसको देखो, दे आर बॉयज। दे आर बॉयज का मतलब क्या है, प्लूरल। इन सबको मैं कह रहा हूं दे आर बॉयज। समझते जाओ, क्योंकि अगर आपने इसको ये सोच के पढ़ रहे हो यार ये तो मुझे आता है, तो ऐसा मत सोचो, इसमें बहुत कुछ है जो सीखने को मिलेगा। दे आर गर्ल्स, एक लड़की के लिए बोला क्या, शी इज गर्ल, तो शी का प्लूरल क्या हुआ, दे। ही का प्लूरल क्या हुआ, दे। यही आपको समझाना चाह रहे। जैसे इसको देखो, इट इज अ बिल्डिंग, इट इज अ बिल्डिंग, इट इज अ बिल्डिंग, ठीक है। उसी तरह से आगे अगर बनाना है मुझे तो क्या हो जाएगा, आगे बनाने में क्या हो जाएगा, इट इज अ रिवर, इट इज अ रिवर, और इट इज अ रिवर। क्योंकि एक एक नदी की बात करें तो क्या लगाएंगे, इट। इट का प्लूरल क्या होता है, दे। दे आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, या मैं कहूं दे आर बिल्डिंग्स, दे आर बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। इधर देखो, दे आर रिवर्स, मैं इन सब को बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, दे आर रिवर्स। दे का कोई जेंडर नहीं होता है। दे पुरुष के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, और वस्तुओं के लिए है, या इन सब के लिए भी हम लगा सकते हैं क्या, दे लगा सकते हैं। जब आपको क्लैरिटी रहेगी तो इंग्लिश बोलते वक्त आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो आपको ज्यादा अच्छा इंग्लिश सिखाएगा। इसीलिए जानना जरूरी है। अब आगे देखो, अभी क्या है, आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये चार्ट याद होना चाहिए। अभी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक तरीके से हेल्प करूंगा कि आपको ज्यादा मेहनत के बिना याद हो जाए। पहले आपको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस याद कर लेना है। पहले ये तीन केस याद करो, सिर्फ तीन। दो मैं बनाना सिखाऊंगा। क्या इसे कैसे याद करना है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के क्रम में याद करना है, आई, मी, माई, हिंदी के साथ में। दूसरा वी, अस, आर या आवर, जैसे भी आप बोलते हो। देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर लिया है, फिर प्लूरल लिया है, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर है, फिर प्लूरल है, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये क्रम में याद करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप बिगिनर हो। जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए मैटर नहीं करता है, पर जो सीख रहा है, सीरियसली समझना चाहता है, उसको ऐसे ही पढ़ना होगा। अब देखो, यू का यू, और यहां पर योर। अब आप सोचोगे यहां तो सेम ही सेम है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, रुको जरा, मिलेगा आपको वो जवाब भी मिलेगा जो आपके मन में क्वेश्चन होगा। यू का यू और यहां पर योर, पर आपको हिंदी के साथ आना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम ज्यादातर हिंदी में ही बोलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे दिमाग में हिंदी आए तो पीछे से इंग्लिश भी आ जाए। अब आगे देखो, ही, हिम और हिज।
शी, हर और हर, कहीं कहीं पर आपको ये चीज भी नोटिस करनी होगी कि कुछ के स्पेलिंग तो सेम सेम आ जाते हैं पर इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अब इसको देखो, ये दोनों सेम है, यहां पर ये भी सेम है, यहां पर ये सेम है, तो इसका मतलब नहीं है कि क्या हुआ। अगर आपको पता नहीं है कि अंतर क्या आएगा तो आपके लिए ये लेसन बहुत जरूरी है। आगे देखो, दे, देम, देयर, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं आपने इतना याद कर लिया है, तो और दो और होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो इसे कैसे बनाएं, अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे। देखो, आपको सेल्फ लगाना है, एक केस होता है सेल्फ लगाने का, क्या होता है, सेल्फ। और अभी जो पीछे आपने नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था, वहां पर एक रूल था कि अगर लास्ट में एफ हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ को हटाकर वीईएस लगाते हैं। जो बच्चे पूरा कोर्स सही से करें उनको ये बात पता होगी। तो ये प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं, ध्यान दो, प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं। इसमें प्लूरल क्या क्या है, वी, यू और दे, ये प्लूरल हैं। हमें सारे वर्ड्स में सेल्फ लगाना है। सेल्फ लगाने का तरीका, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में सेल्फ लगाना है और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाना है। मतलब शब्द उठाओ माई और लगा दो सेल्फ, हो गया ये माई सेल्फ। इसमें उठा लो आर और लगा दो सेल्फ, लेकिन क्योंकि ये प्लूरल है तो एफ हटकर वीईएस हो जाएगा, तो हो गया आर सेल्फ्स। उसी तरह से यू में नहीं लगेगा, इनमें सेल्फ नहीं लगेगा, इधर लगेगा, तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। ध्यान देना इस बात को। इसको देखो, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो कैसे हो जाएगा, जैसे यहां पर आएंगे तुरंत ये वीईएस हो जाएगा, योर सेल्फ्स, क्या हो जाएगा, योर सेल्फ्स। अगर तुम देखो, यही होता है जब आप बहुत अच्छे से सीखते हो तो रटना नहीं पड़ता है। जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं उन्हें रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि बेसिक पे ध्यान नहीं दिया है और डायरेक्टली इस बात को समझना है तो रटना पड़ेगा यहां पर। अब देखो, अब यहां पर सेल्फ नहीं लगेगा, अब लगेगा सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में। आप सीधा उठा लो, आप लिखो हिम और लगा दो सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर है तो सेल्फ आएगा। हर उठाओ, हर उठाया और लिख दिया क्या, सेल्फ, ठीक, वेरी गुड। इट लिखा, इट लिखा और क्या लगा दिया, सेल्फ। बहुत आसान है, आपको मैं दो लाइनें रटने ही नहीं दूंगा, बस आपने इतना याद कर लिया है, बस बाकी मेरा काम है। मेरा काम है आपकी हर चीज को आसान बना देना। देम लिखू, देम लिखू और इसके बाद क्या लगा दो, सेल्फ लगा दो, क्या लगाना है, सेल्फ। लेकिन प्लूरल है तो ये एफ हटकर वीईएस हो जाएगा, तो सेल्फ हो जाएगा। ये एक, दो और तीन, ये प्लूरल हैं, इसीलिए इनमें सेल्फ्स हो जाएगा और बाकी सब में क्या है, सेल्फ। क्यों, क्योंकि वो एक व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। और ये एक लौता डिफरेंस है जो बताता है कि इंग्लिश में यू दो होते हैं। यहां पर क्या बोलना है, जैसे समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके अकेले की बात कर रहा हूं कि आपको अपना काम खुद करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। लेकिन आप अकेले नहीं बैठे हो, अब आपके साथ में आपका दोस्त और दो तीन और दोस्त बैठे हुए हैं, कम से कम दो मान के चलो। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं आपको अपना काम खुद करना चाहिए, सेम उसी लाइन को। अब यहां पर योर सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, योर सेल्फ्स, क्योंकि ये बताएगा सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, आपके साथ जो बैठे हैं उन सब की बात हो रही है। तो यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ्स, क्या बनेगा, योर सेल्फ्स। इसीलिए आपको दो यू सिखाए हैं मैंने। चलो, ये लाइन तो हो गई पूरी, अब इसको करते हैं, इस वाली लाइन को करते हैं। अब देखो करना क्या है, माई का लिख लो माइन, माई का क्या लिखना है, माइन, क्या लिखना है, ये जानते हैं। बाकी इन सब को उठाओ और एस लगा के लिख दो, इन सब को उठाओ और एस लगा के लिख दो। कैसे करना है समझना, माई का क्या लिखा मैंने, माइन। अब इन सब को उठा के एस एस लगाना है। एक बात का ध्यान रखना है बस, जिसमें एस पहले से लगा है हमें दोबारा एस नहीं लगाना, हमें एस तक पहुंचना है। देखो, आर लिखो और एस लगा दो, आर्स। योर लिखो, एस लगा दो, योर्स। फिर से योर लिखो और एस लगा दो, योर्स। अब जैसे ही मैंने हिज लिखा मुझे यहां एस मिल गया, बस छोड़ दो ऐसे ही, मुझे एस तक ही लेके जाना है। मैंने हर लिखा, एस लगा दिया। अब इसमें पहले से ही एस लिखा है, मेरा काम हो गया। इसमें क्या करना है, THEIR और एस, ये लो हो गया।
तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये याद है, आपको आता है, तो बस एस लगा दो, इसको अलग से ध्यान रखना। और छोटी सी बात ध्यान रखना है कि कहीं ये ना कर दें कि आप डबल एस कर दें, डबल एस नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। बस ये लो, पूरा चार्ट तैयार हो गया आपको। अब ये देखो सेल्फ कहाँ लगा है, इसमें चेक कर लो। ये देखो सेल्फ कहाँ लगा है, यहां पर। बाकी सब में देखो एस, ये देखो, ये देखो तरीके से। मैं आपको ज्यादा रटने नहीं दूंगा। अगर आप डेडिकेशन में हो, आप तैयार हो थोड़ी मेहनत करने के लिए, तो आपको चार्ट समझ में भी आएगा। अब ये चलो, चार्ट मेरा हो गया रेडी। अब आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अब ये मान के चलूंगा कि आपको ये याद हो गया है, नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रुक जाओ और प्रैक्टिस कर लो। आगे देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का डिफरेंस, जो हर किसी को आना चाहिए। बहुत सारी गलतियां इंग्लिश में होती हैं, बहुत सारी बिगिनर्स करते हैं ज्यादातर, जिनको इंग्लिश अच्छी हो चुकी है, ये उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप क्लैरिटी आज नहीं करोगे तो हर महीने ये दिक्कत आती रहेगी, और हो सकता है सालों साल तक आती रहे। आपको बाद में कभी क्लियर हो जाके कि अरे इसमें तो ये अंतर था। अब देखो अंतर है क्या, मैं ये देखो मैच कराओ, यहां पर जो लिखे हुए शब्द हैं इसे मैच करें। हम यहां पर मिल गया, आप देखो एग्जैक्टली मिल रहा है ना, वह मिल रहा है, यहां पर देखो वह मिल गया, यहां पर से भी वह मिल गया, यहां पर से यह मिल गया। जब हमें एग्जैक्टली देखो, अगर आपने ये चार्ट याद किया है तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, जो मैंने हिंदी पढ़ी है वही इंग्लिश लिख रहा हूं मैं की इंग्लिश क्या हो गई मेरी, आई हो गई, हम की क्या हो गई, वी, यू की क्या हो गई, आप। ये देखो है ना, मैच कर गया। पर ये तो आसान है, तो मुझे ये नहीं बताना आपको, क्योंकि जो हिंदी मैच करी वो तो आपने लिख लिया। अब कहानी शुरू होती है यहां पर, यहां देखो क्या लिखा है, मुझे। अब मुझे की इंग्लिश किससे मैच कर रही है, ये देखो। हमें की इंग्लिश किससे मैच कर रही है, आपको देखो किससे मैच कर रही है, उसे देखो। देखो समझो, इसी बात को समझना है कि देखो हिंदी कहां निकल गई, हिंदी कहां निकल गई। अब ये सारी हिंदी इससे मैच कर रही है। अब यही अगर समझ में आता है कि भाई आपने देख लिया कि यहां पर मैं नहीं लिखा है, क्या लिखा है, मुझे। पर इन दोनों का डिफरेंस ही यही होता है कि अगर वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट आ रहा है, तो चाहे हिंदी मुझे हो या हिंदी मैं हो, इंग्लिश हमेशा नॉमिनेटिव केस बनती है। फिर से सुनना, अगर वर्ब से पहले लिखना है, वर्ब से पहले लिखना है, तो हिंदी हिंदी चाहे मैं हो, हिंदी चाहे मुझे हो, इंग्लिश हमेशा लिखी जाएगी क्या, आई। मी नहीं लिख सकते हो, ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस। जितने स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, आमतौर पे वर्ब के बाद आता है। बस इस बात को पकड़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी बच्चा आप में से यहाँ पर मी, यहाँ पर अस, यहाँ पर यू, ये ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है। अब आपको लगेगा सर स्पेलिंग तो सेम है, क्या फर्क पड़ता है, नॉलेज का फर्क पड़ता है कि आपका दिमाग जानता है। अगर मैं आपसे कहूं मैंने ये वाला यू लगाया है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि आपका सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यहाँ नहीं लिख सकते, भले स्पेलिंग सेम है। हमें कहना पड़ेगा ये नॉमिनेटिव केस ही है। अब ये देखो, हर लिखा, इट लिखा, ये वाला इट, ये देम, ये सब गलत हो गए सेंटेंस, क्योंकि हमने हिंदी को फॉलो किया है। पर इंग्लिश में इसीलिए तो आपको सीखना होता है कि आपको फॉलो करना क्या है। मुझे हिंदी में था, पर ये वर्ब से पहले लिखना है तो आई ही आएगा, हमेशा इंग्लिश यही रहेगी। इसीलिए आई की हिंदी मैं, मुझे, मैंने सब होती है। इसीलिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट, मैंने कहा ना मैं कंप्लीट आपको नॉलेज दे रहा हूं, जिससे कि आपके डाउट्स ही खत्म हो जाएं बिल्कुल। पर उसके लिए आपको अपने मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद समझना पड़ेगा कि हाँ ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब आगे देखो, इतना समझ में आया। अभी एक एग्जांपल देंगे आपको हम, अब इससे ही समझाएंगे हम आपको कि कैसे ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब समझना एक बार, मुझे वह पसंद है, तो मुझे की इंग्लिश क्या है, मी। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही या शी। और पसंद की इंग्लिश क्या होती है, लाइक। अगर मैं हिंदी के हिसाब से लिखूं तो ऐसा तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। पर अब समझना है क्यों। मैटर यहां पर ये नहीं है कि आपको इस सेंटेंस की इंग्लिश आती है, इस एटीट्यूड में मत जाना। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मैं जब मुझे के पास गया, यहां पर मी के पास जाता हूं, मैं जब मी के पास जाता हूं और मैं कहता हूं भाई मुझे ये हिंदी की इंग्लिश ले जानी है, जब मैं इसको उठा के चलता हूं तो ये ऑब्जेक्टिव केस मुझे रोकता है, कहता है इधर आओ, इधर आओ,
इंग्लिश तो ले जा रहे हो ठीक हो, लेकिन ये बता दो मेरी इंग्लिश तुम कहाँ लिख रहे हो, वर्ब के बाद या वर्ब से पहले। तो मैंने कहा भाई मैं शुरू ही आपसे कर रहा हूं, आपकी शुरुआत में मुझे मिल गया तो मैं शुरू ही यहीं से कर रहा हूं। तो वो आपको समझाता है कि मैं ऑब्जेक्टिव केस हूं, मेरी इंग्लिश हमेशा वर्ब के बाद आएगी। मेरे परिवार में और सदस्य हैं, आई, मी, माई सेल्फ, माई, माइन, 5 हैं, सबका अपना अपना काम है। आप एक काम करो, इसके पास जाओ, क्योंकि ये वर्ब सब्जेक्ट की जगह यही आता है। तो मैंने मुझे एक इंग्लिश आई क्यों लिखी, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, भले हिंदी मैच कर रही है, मैं इसे नहीं लिख सकता हूं। चलो बढ़िया, आई के बाद लाइक लिखा, वह के पास गया। जब मैं यहां पर आया तो इसने भेज दिया यहां पर कि भैया परमिशन ले लो मालिक से, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं यहां पर गया, नॉमिनेटिव केस का मुझसे सवाल क्या है कि मेरी इंग्लिश तुम कहां लिख रहे हो, वर्ब से पहले या वर्ब के बाद। मैंने कहा आखिरी है, आप ही बचे हैं लास्ट में। तो वो समझाता है क्या कि भाई मैं नॉमिनेटिव केस हूं, मैं वर्ब से पहले आता हूं। मेरे परिवार में एक और सदस्य है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है। आप हिंदी मत देखो, हमारे पर्पस को समझो। अगर आप ये समझ जाओगे हमारा इंग्लिश में क्या पर्पस है तो आप गलती नहीं करोगे। आप सिर्फ हिंदी के पीछे भागोगे तो आप ढेरों गलतियां करोगे। आप एक काम करो, मेरा ऑब्जेक्ट लेकर जाओ। मेरे परिवार में एक और सदस्य है जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो मैंने यहां पर लिखा हिम, आई लाइक हिम। हिंदी के बिल्कुल ऑपोजिट इंग्लिश लिखी है, पर यह सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है। एक और एग्जांपल, मैं मान लेता हूं आप बहुत वीक हो और आप चाहते हो कि बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए ये बात। हम सीधा यहां से जाएंगे उन्हें के पास, उन्हें के पास गए, हमें सीधा इंग्लिश मिल गई देम, हमने लिख लिया। इसके बाद हम के पास आए, हमें वी मिल गया, हमने लिख लिया। पसंद करने की इंग्लिश होती है लाइक, देम वी लाइक। पर क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इसको चेक कैसे करना है? हमने हिंदी के हिसाब से तो इंग्लिश लिख दी है, पर ये गलत है। सही क्या होगा? आपको ये नहीं कि आपको इंग्लिश आ गई है तो ये सही है, लेकिन समझो जरा ऐसे। हम उन्हें के पास फिर से गए, जब इसको उठा के हम चले यहां से तो इसने हमें बुला लिया ऑब्जेक्टिव केस ने। इसने सिर्फ एक सवाल हमसे पूछा, वही सवाल कि आप ये बता दो कि आप मेरी इंग्लिश कहां लिख रहे हो, वर्ब के बाद या वर्ब के पहले। मैंने कहा मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। तो गुस्से में बोला, अभी समझाया था मैंने कि मेरी इंग्लिश वर्ब के बाद आएगी, हिंदी को मत देखो, इंग्लिश को समझो। तो उसने भेजा दे के पास। उसने कहा मेरे परिवार में एक और सदस्य है जो सब्जेक्ट का काम करता है, आप उसको लेकर जाओ। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? दे लिख दिया। क्या लिखा मैंने यहां पर? दे। अब दे के बाद आ गया लाइक, लाइक मीन्स होता है पसंद करना। इसके बाद हम गए हम के पास। जब मैं हम को उठा के चलने लगा तो मुझे नॉमिनेटिव केस ने बुलाया और पूछा कि आप ले जाओ, बढ़िया सेंटेंस बनाओ, पर ये बता दो कि आप मेरी इंग्लिश कहां लिख रहे हो। मैंने कहा लास्ट में है, लास्ट आपका ही शब्द बचा है, वही लिख रहा हूं। और मुझे एग्जैक्टली मैच कर गया है, बिल्कुल जैसा हिंदी यहां लिखा वैसे ही मैच कर गया। उसने कहा ऐसा नहीं, अभी आपको समझाया था, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो, समझो इस बात को। मैं नॉमिनेटिव केस हूं, मैं वर्ब से पहले आऊंगा, मैं सब्जेक्ट का काम करता हूं। मेरे परिवार में एक दूसरा सदस्य, उसको लेकर जाओ, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, इस बात को सीरियसली समझो। तो हमें एक्चुअली यहां पर लगाना पड़ा अस, जबकि हिंदी हमें यहां से मिल रहा था हम। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह से इंग्लिश बनानी है, जब आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव केस हमेशा आएगा सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा आएगा वर्ब के बाद। यही दोनों का अंतर है, ये बात आपको समझनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मुझे मिलना है, मुझे से ही शुरू हो रहा है, मैं गया इसके पास, वो तुरंत भेज देगा कि भाई मुझे इंग्लिश मी नहीं लिख सकते हो, आप अभी नहीं लिख सकते हो। तो मी लिखना गलत है, तो क्या लिखना होगा? में आई। वजह वर्ब से पहले यही आता है। एक सेंटेंस और देख लो, उन्हें सोना है, उन्हें की इंग्लिश क्या होती है? उन्हें की तो देम होती है, पर इस ये लिख नहीं सकते क्योंकि शुरुआत ही इससे करनी है। तो क्या लिखना होगा? दे लिखना होगा। ऐसे लिख दिया तो गलत हो जाए, क्या लिखेंगे? दे। अब आपको मास्टर फॉर्मूला बता देते हैं याद रखने का अचूक तरीका। वर्ब होगा, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस आएगा, ये वाले आएंगे, चाहे हिंदी मैं, मुझे, मैंने, कुछ भी हिंदी लिखा हो, हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हिंदी को फॉलो नहीं करना है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब जब ये समझ में, जैसे कि आप बोलते हैं ना मुझे और मेरी मम्मी को गांव जाना है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो मी एंड माई मदर आर टू गो टू विलेज। मी गलत हो गया, आप सब्जेक्ट नहीं लगा सकते हो।
हिंदी की वजह से जल्दी जल्दी में निकल जाता है, इसे संभालना है। अब हमें दूसरी चीज को क्लियर करना है, ये सेल्फ वाले को क्लियर करना है। हर सेल्फ क्यों लगाते? खुद। इसका यूज होता है जोर देने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए। एम्फेटिक बनाने के लिए क्या करते हैं हम? सेल्फ लगाते हैं, खुद। जैसे मैंने गाना गाया, कोई विश्वास नहीं कर रहा है मेरी बात का, तो मैंने उसको जोर देकर समझाने के लिए मैंने खुद गाना गाया, तो खुद की इंग्लिश लगा लेते हैं, क्या? सेल्फ लगा लेते हैं। अब देखो, मैं अपना होमवर्क करता हूं, लेकिन मैंने जोर दिया मैं खुद करता हूं, तब मैं यहां पर क्या लिखता हूं? आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ। आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ। हम खुद सीखेंगे, हम खुद सीखेंगे, खुद मेहनत करेंगे। हम इसके बिना भी लिख सकते थे, हम सीखेंगे। ये सिंपल है, आप इस बात पर जोर नहीं दे रहे हो, आप किसी को ये नहीं बता रहे हो मैं खुद करूंगा, तब आप सेल्फ लगाते हो। वी विल लर्न आवर सेल्फ। आप खुद हल करेंगे, यू विल सॉल्व योर सेल्फ। आप खुद हटा दोगे तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो वो बात भी नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। आप खुद हल करेंगे, यू विल सॉल्व योर सेल्फ। अंतर समझे? यहाँ पर, यहाँ एक व्यक्ति है सामने, यहाँ पर दो या दो से अधिक हैं, वह खुद समझेगा। ही विल अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। जैसे कई बार होता ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, वह खुद समझेगा। तो खुद जोर दे रहे हैं इस बात पर, तो क्या लगाया हमने? हिमसेल्फ। वह खुद खाना बनाती है, शी मेक्स फूड हरसेल्फ। यह खुद टूट जाएगा, कोई वस्तु है यह खुद टूट जाएगा। इट विल ब्रेक इटसेल्फ। कोई चीज रखी हुई है, कोई रखी है, वो गिरेगी और खुद टूट जाएगी, तो इट विल ब्रेक इटसेल्फ। तो आपको भी ये नहीं है कि आपको ऐसे सेंटेंस बनाने आने चाहिए, वो आपको सिखाएंगे हम, पर आप ये समझो कि लगाने से फर्क क्या पड़ता है। वे खुद समझेंगे, वे खुद समझेंगे। दे विल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। क्या लिखा है? दे विल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। आपको यहां पर समझना ये है कि ये जो आपको आता है, जो पता है, इंग्लिश में यूज क्यों नहीं होता है। जब हमें बताना होता है कि ऐसा ऐसा कोई काम किया है, मैंने किया है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है, तो उसी बात को जोर देने के लिए बोलते हैं मैंने खुद किया है, तो आप ये केस लगाते हो। अब आपको समझना है इन दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। जैसे मैंने कहा यह मेरी कुर्सी है, अब इन दोनों का एक डिफरेंस बता देता हूं आपको। पहले इन दोनों का एक डिफरेंस बता देता हूं, हमेशा ध्यान रखना। इनका यूज कभी भी नेवर अलोन, क्या? नेवर अलोन। इनका यूज कभी अकेले नहीं होगा, इनका यूज ऑलवेज, ऑलवेज अलोन। ये हमेशा अकेले आएंगे। जैसे माई फादर हो सकता है, लेकिन माइन फादर नहीं हो सकता है। आर कंट्री हो सकता है, पर आर्स कंट्री नहीं हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो, समझो, यह मेरी कुर्सी है, यह मेरी कुर्सी है, तो क्या लिखा? दिस इज माई चेयर। क्या हो गया? दिस इज माई चेयर। अब ये समझना है आपको, ये मेरी, हमारी, आपकी, ये अधिकार बताता है। ये क्या बताता है? अधिकार। कोई वस्तु किसकी है, ये अधिकार बताता है, अधिकार बताने का काम करता है। तो जब अधिकार बताना है, मेरी कुर्सी है, माई चेयर। अब आगे देखो, जब मेरी हो गई, अब ये हमारी है, तो क्या चेंज हुआ? आर। दिस इज आर चेयर। आगे देखो, दिस इज योर चेयर, दिस इज योर चेयर। अभी यहां पर वो डिफरेंस प्लूरल वाला नहीं पता चल रहा है, क्योंकि है, यह उसकी कुर्सी है, दिस इज हिज चेयर, दिस इज हर चेयर, दिस इज इट्स चेयर। इसकी है, इसकी मतलब समझ लो कोई छोटा बच्चा होगा, उसकी है, तो हमने इट्स का यूज किया है। आगे देखो, दिस इज देयर चेयर, दिस इज देयर चेयर, उनकी है। अब ये सबका काम होता है अलग अलग अधिकार, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उनका है, ये सब बताने के लिए काम करते हैं इसका। इसकी खास बात क्या है? ये देखो, ये अकेला नहीं आता है। अब इसको समझते हैं, अब इसको समझते हैं। ये हमेशा अकेला लिखा जाएगा, इसके साथ में नाउन नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे यह कुर्सी मेरी है, तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या लिख लिया मैंने? दिस चेयर इज माइन। जब नाउन पहले ही आ गया है तो उसे दोहराएंगे नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे दिस चेयर इज माई चेयर या माइन चेयर, नहीं, क्योंकि आप पहले ही नाउन लिख चुके हो, तो इतना काफी है। जैसे यह कुर्सी हमारी है, दिस चेयर इज आर्स, आर्स। लेकिन एक दूसरा क्या पढ़ा था आपने? दिस इज आर चेयर। वहां पर क्या नहीं लिख सकते हो? आर्स चेयर नहीं लिख सकते हो। यही तो समझना है, यह कुर्सी आपकी है, दिस चेयर इज योर्स। इसको देखो, दिस चेयर इज योर्स,
यह कुर्सी उसकी है, एक पुरुष है। दिस चेयर इज हिज, तो यहां पर मैंने ये वाला हिज लगाया है, ये नहीं लगाया है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखे और पूछे आपसे कि बताओ जरा कौन सा वाला हिज है, तो आप बताओगे ये दूसरा वाला हिज लगाया। यह कुर्सी उसकी है, तो यहां पर यूज करेंगे दिस चेयर इज हर्स। हर्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक कोई स्त्री है जिसकी कुर्सी है, लेकिन यहां पर सिर्फ हर नहीं लिख सकते। इसके बाद देखो, यह कुर्सी इसकी है, कोई छोटा बच्चा मान लो उसकी है, तो दिस चेयर इज इट्स। यह कुर्सी उनकी है, दिस चेयर इज देयर्स। दिस चेयर इज देयर्स, कई सारे लोग हैं जिनकी है। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नॉमिनेटिव केस डिफरेंस, ये सारा प्रॉपर आना चाहिए। इसके बाद जब आप सेंटेंस मेकिंग करोगे, आप एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट के साथ करोगे। अब आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में।